आज का विषय है प्री पीएचडी कोर्स के लिए है, लेकिन यह सभी के लिए यह उपादेय है। नाट्य एवं नाटक एक विश्लेषण। इसके पहले के व्याख्यान में नाट्य एवं नाटक पे भी, लेकिन उत्तर रामचरितम के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई थी। अभी इसे प्रारंभ करने के पहले जो अभिनय दर्पण में मंगलाचरण के रूप में कहा गया है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। अर्थात मंगलाचरण के रूप में जो चतुर्विध अभिनय की बात इसमें आई है, वह सात्विक रूप शिव की बात कही जा रही है कि यह समस्त भुवन जो है वो आंगिक के रूप में, और जिसका वाचिक सारा का सारा वांगमय है और चंद्र तारा आदि आहार्य रूप में है, ऐसे सात्विक रूप शिव को नमस्कार है। तो समस्त वांगमय भुवम चंद्र तारादि और सात्विक शिव, तो आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय की चर्चा यहाँ हुई है। तो इसी में प्रारंभ करने के पूर्व, चूंकि नाट्य पर विचार आवश्यक है और इसमें भी नाट्य से इतर दो और भी विधाएं हैं, तो उनमें अंतर क्या है, इस पे विचार अपेक्षित होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाट्य शब्द जो है वह नट धातु से निष्पन्न शब्द है। नाट्य शब्द से मिलता जुलता एक और शब्द है नटन, जो नट धातु से ही निष्पन्न है, जिसका अर्थ है नर्तन, नृत्य या नृत्य। ये ध्यान देने की बात है कि ये तीनों विधाओं को हम देखेंगे कि नाट्य, नृत्य और नृत्य, इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। यद्यपि वह उत्स इनका एक ही है, जो नटन शब्द आया है इससे ही निष्पन्न है। तो नाट्य या नर्तन की जो पहली विधा है वह है नृत्य। इसमें क्या होता है, तो इसमें भावों का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि ताल और लय के आधार पर अंग का संचालन होता है। इसमें रस भाव आदि का अभाव होता है। ये हम देखते हैं कि नृत्य जो है, इसमें दसोपकार ने भी कहा है कि नृत्य ताल लयाश्रयम, यह ताल और लय पर आधारित होता है। और क्या इसमें है कि नृत्य में सात्विक भावों की प्रधानता न होकर आंगिक चेष्टा की प्रधानता होती है। नृत्य जो होता है वह रेचक तथा शारीरिक संचालन रूप गात्र विक्षेपन युक्त होता है। यह गात्र विक्षेपन क्या है, अर्थात शरीर से संबंधित, यह आंगिक, यहाँ जो कार्यरत जो होता है, कार्य होता है, वह गात्र यानी कि शरीर से ही इसे शरीर के मतलब अंगों के द्वारा इसे प्रकट किया जाता है। और इसमें यहाँ यह है कि सात्विक भावों की प्रधानता नहीं होती है, ये सिर्फ आंगिक ही। जैसे कि हम किसी भी जो जुलूस आदि में जो निकाला जाता है, उसमें देखते हैं कि यह नृत्य ही परंपरा का अवगाहन वह करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नाट्य से इतर नृत्य, यह नृत्य क्या होता है, तो नृत्य और नाट्य दोनों में यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग संचालन रूप अभिनय होता है, लेकिन यहाँ भी अंतर है। नृत्य क्या है, तो यहाँ पर संवाद रहित यह पदार्थाभिनय होता है। पदार्थाभिनय, ये ध्यान देने की बात है कि नृत्य, जैसे कि हम शास्त्रीय नृत्य जो भी देखते हैं, भरतनाट्यम आदि, तो उसमें क्या है, वहां संवाद नहीं होता, संवाद रहित वह होता है, उसे पदार्थाभिनय कहते हैं। लेकिन नाट्य क्या है, तो यह चतुर्विध अभिनयों से युक्त वाक्यार्थाभिनय है। इसमें चतुर्विध अभिनय, जैसा कि पहले अभी आया कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये चतुर्विध अभिनय, 4 प्रकार के अभिनय, तो इनके द्वारा यह युक्त वाक्यार्थ अभिनय कहलाता है। और यह वाक्यार्थ ही ऐसा है, यह इस वाक्यार्थ से रसानुभूति होती है, रस की प्रतीति होती है, रस की अनुभूति होती है, और इसलिए नाट्य को रसाश्रित कहा गया। और चूंकि नृत्य जो है
वह भावाश्रित होता है, तो यह जो भावाश्रित होने के कारण यह पदार्थाभिनय कहलाता है और यह जो भाव से निष्पन्न होता है। तो इसके बाद हमने ये देखा कि नृत्य वह गात्र विक्षेपण, नृत्य यह जो है वह पदार्थाभिनय और नाट्य यह जो है वाक्यार्थाभिनय कहलाता है। अब हम देखते हैं इन तीनों में भेद तो जाना हमने। इसके बाद देखते हैं कि नाट्य क्या है, आखिर नाट्य की संज्ञा किसे दी गई है। तो आचार्य भरत मुनि जो कि प्रथम साहित्याचार्य एवं नाट्यशास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, प्रथम अध्याय में ही इन्होंने नाट्य के संदर्भ में कहा है कि योऽयं स्वभावलोकस्य सुख दुःख समन्वितः स्वअंगाद्याभिनयोपेतु नाट्यमित्य विधीयते। अर्थात योऽयं यह, अयं जो यह स्वभाव है लोक का, लोक मतलब जो सामान्य जन है, तो उस लोक का जो सुख दुख से संबंधित, अर्थात जीवन में सुख और दुख दोनों का आना अवसंभावी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि वह केवल सदैव सुखी ही हो या कोई ऐसा सदैव दुखी ही हो। सुख के बाद दुख आना ये अवसंभावी है और दुख के बाद फिर सुख। तो यह जो लोक का स्वभाव है सुख और दुख, यही तो अंगाद्य मतलब अंग आदि अभिनयों के तो मतलब अभिनय से उपेत, तो ये अंगादि यानी कि यही चतुर्विध अभिनय। तो यह जो लोक का सुख दुख का स्वभाव है वही आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक इन अभिनयों के द्वारा उपेत यानी कि यहाँ अभिधीयते, यहाँ पर अभिधीयते मतलब कहा जाता है, उपेत मतलब उपस्थित होता है, तो वही नाट्य कहा जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि जो लोक का सुख दुख से संबंधित स्वभाव है वही अंग आदि अभिनयों से उपेत होकर नाट्य की संज्ञा उसे दी जाती है या नाट्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि दशरूपककार ने भी कहा, उसमें भरत मुनि का वो कथन था। अब दशरूपककार ने नाट्य के संदर्भ में क्या कहा, उसी बात को ये कहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इन्होंने अलग कहा, इन्होंने कहा अवस्था नुकृतर नाट्यम, अर्थात जो अवस्था किसकी अवस्था, तो अनुकारी की जो अवस्था है उसकी अनुकृति ही नाट्य कही जाती है। तो नट जो कि अनुकर्ता होता है और अनुकार्य जो कि पहले हो चुका है, तो जैसे राम आदि हुए, तो नट यह अनुकर्ता और राम आदि वो अनुकारी। तो जब नट या अभिनेता या अनुकर्ता अनुकार्य राम आदि की सुख दुख की अवस्था का अनुकरण करता है तो वह नाट्य कहलाता है। तो दशरूपक में इसी नाट्य को रूपक की संज्ञा दी गई है। तो नाट्य या रूपक दोनों एक ही चीज है। भाव प्रकाशन में भी कहा गया है कि नट कर्मेव नाट्यम स्यात्। तो हमने देखा कि शास्त्रीय ग्रंथ जो है, चाहे वह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, दशरूपककार अर्थात जो धनंजय का दशरूपक हो, या भाव प्रकाशन, इन सब शास्त्रीय ग्रंथों में यहाँ भी भाव प्रकाशन में कहा है कि नट कर्मेव नाट्यम स्यात्, अर्थात नट का कर्म ही नाट्य कहलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नाट्य की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या हुआ, नाट्य की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, सबसे पहला नाट्य कौन सा खेला गया, ये सब प्रश्न मन में उठता है। तो नाट्योत्पत्ति के संदर्भ में कई विद्वानों के मत आए, लेकिन निर्विवाद सिद्धांत कोई भी स्थापित नहीं हो पाया है इसमें। तो भारतीय परंपरा में नाट्योत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्राचीन सांगोपांग विवेचन भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही प्राप्त होता है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में यह हम देखते हैं कि यह प्रश्न जो है कि सबसे पहले कौन सा नाट्य खेला गया या कौन सा नाट्य प्रस्तुत हुआ, तो यह प्रथम अध्याय में इस नाट्यशास्त्र के प्रथम नाट्य प्रयोग की चर्चा आई है। इसमें क्या आया है कि इंद्रध्वज महोत्सव के अवसर पर दैत्य दानव नाशनम एक नाटक खेला गया, तो उसका वर्णन आता है। इसके साथ साथ इसी नाट्यशास्त्र के अंतिम अध्याय में भी नाट्योत्पत्ति के संदर्भ में नहुष की कथा वर्णित है। हम अगले व्याख्यान में इस उत्पत्ति पे और भी विस्तृत इसका व्याख्यान इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
तो यह कैसे है वह उस विस्तृत व्याख्यान में पता चलेगा। इसके बाद इसी में नाट्योत्पत्ति में जैसे हमने कहा कि पाश्चात्य और भारतीय विद्वान का विचार हम देखते हैं, तो इन्होंने उस आधार पे इन लोगों ने वैदिक धर्म पर आधारित नाट्योत्पत्ति की बात कही और लौकिक धर्म पर आधारित। जैसे कि पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स म्यूलर, सिल्वा लेवी, योहान्स हर्टन आदि के अनुसार इन लोगों ने वैदिक धर्म पर आधारित जो संवाद सूक्त आदि होते थे, उन पे इन्होंने कहा कि यह नाटक का उच्च रूप की संभावना व्यक्त की है। लेकिन वही पाश्चात्य विद्वान कीज महोदय ने संवादों में नाटक के बीज को तो स्वीकार किया है, लेकिन उन्हें नाट्य का आदि स्वरूप नहीं माना है। कहते हैं कि बीज रूप में तो मान सकते हैं, लेकिन यह नाट्य का प्राचीन रूप या आदि स्वरूप यह नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से लौकिक धर्म पर आधारित जैसे जो लोक में जो प्रचलित वाद हुए, तो उस आधार पर भी नाट्य की उत्पत्ति की संभावना की गई, जैसे कि पुत्तलिका नृत्यवाद, छाया नाट्यवाद, प्रेतात्मवाद, मेपोल नृत्यवाद आदि आदि। तो जैसा कि हमने कहा कि जब नाट्य के उद्भव और विकास की बात आएगी तो इन पे और विस्तृत चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। यहाँ हम एक विचार के रूप में यहाँ प्रस्तुत करते हुए आगे चलते हैं। तो जब हम सूक्ष्मतया विचार करते हैं तो देखते हैं कि मानव सत्ता जब से विकसित हुई तभी से नाट्य की सत्ता विकसित हुई, और अनुकरणात्मक प्रवृत्ति से उत्पन्न होने से ही जो अनुकरण का प्रयोग रूप है वह नाट्य कहा गया। अब हम ऐतिहासिक एक आकलन करते हैं नाट्य शास्त्र, क्योंकि जो नाट्य का शास्त्रीय ग्रंथ जो अनुशासनात्मक रूप है वह शास्त्र होता है। तो हम नाट्य शास्त्र में देखेंगे कि नाट्य शास्त्र तो दसरूपक भी नाट्य शास्त्र है, भाव प्रकाशन भी नाट्य शास्त्र है, नाट्य दर्पण भी नाट्य शास्त्र है। तो सबसे पहला नाट्य शास्त्र तो संप्रति भारत का नाट्य शास्त्र ही प्राचीनतम नाट्य शास्त्रीय परंपरा का उपलब्ध ग्रंथ है। इसे द्वादश संहिता या षड साहस्री संहिता दोनों ही नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर षड साहस्री संहिता उपलब्ध होने के कारण इसे ही प्रमाण रूप में इसे ही मानते हैं। 6000 जो श्लोक जिसमें निबद्ध है। तो हम ये देखते हैं कि अंत और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह संभावना की जाती है कि नाट्य रूप विधा का संकलन शास्त्रबद्ध होकर कब का है ये, तो 3री सदी के पूर्व भारतकृत नाट्य शास्त्र के रूप में लोक विश्रुत हो चुका था, लोगों में यह प्रचलित हो चुका था। तो अब ये कहते हैं कि जब नाट्य शास्त्र भी उस समय 3री शताब्दी उस समय का जो हुआ, तो ये नाट्य का उत्सबोध कब हुआ, मतलब अभी तो यह बात नहीं आई कि उत्स यानी कि उसकी उत्पत्ति, वह उसका कब हम मानेंगे इसे। तो नाट्य के उद्गम स्रोत के रूप में मानव की अनुकरणात्मक प्रवृत्ति मानी जानी चाहिए जो जन्मजात होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम बाल सुलभ लीलाओं में देख सकते हैं। ये सबके सामने समक्ष है, आपके हमारे सभी के अनुभव की का ही ये चित्र है। जैसे कोई बच्चा, जब छोटा बच्चा है, उसे जब बोलना सीखता है तो हम तुतली आवाज में ही उससे सुनना पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बिल्ली कैसे बोलती है, चिड़िया कैसे बोलती है, तो वो तुरंत अनुकरण करता है। उसे किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे बोलती है, वो देखता है और अनुकरण की कला उसके अंदर उद्बुद्ध है, वह उसे बोलने लगता है। तो यह अनुकरणात्मक प्रवृत्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भाषा का उदय नहीं हुआ होगा तब मानव अंग संचालन द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता होगा, और तब उनमें गति और भाव सम्मिलित होने पर उस समय वह नृत्य कहा गया होगा। आगे चलकर जब उसमें संवाद और संगीत का समावेश हुआ होगा तो फिर नाट्य का स्वरूप धारण किया होगा। मतलब ये किस तरीके से कैसे नृत्य हुए, नाट्य हुए, तो एक संभावना व्यक्त की गई थी। मनुष्य में तो जन्मजात प्रवृत्ति है, और जब जन्मजात प्रवृत्ति है तो वह उसके अंदर भाव रस आदि सभी तो है ही। क्या कारण है कि जब हम नाटक या आज के ये में देखे, नाटक तो कम भी है, सिनेमा ये सब हम जब देखने जाते हैं तो जो अभिनय देखते हैं उसमें हमारे अंदर भी वह भाव रस आदि उद्बुद्ध होते हैं, वह रस उपचित होता है हमारे अंदर। तो क्योंकि हमारे अंदर वह उद्बुद्ध है, तो इसीलिए यह संभावना हुई कि जब भाषा का भी उदय नहीं हुआ था तो अंग संचालन के द्वारा व्यक्ति कैसे अपने भावों को व्यक्त करता होगा, तो अंग संचालन के द्वारा व्यक्त करता होगा। और जब गति भाव सम्मिलित हुए, वह
कुछ प्रस्तुत करने लगा तो फिर नृत्य हुआ, और आगे चलते जब इसमें संवाद और संगीत जुड़े तो फिर वहां पर समावेश जब हुआ तो नाट्य का स्वरूप धारण किया। अब हम देखते हैं कि नाट्य या रूपक, इसके भेद क्या है। तो दस रूपककार ने प्रथम प्रकाश में ही रूपक के 10 भेद कहे। नाटकम सप्रकरणम भाण रहसनम दिमः व्यायोग संवकारौ विख्यंकेहा मृगा इति। अर्थात नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, दिम, व्यायोग, संवकार, वीथी, अंक और इहामृग, ये 10 जो है यह नाट्य के या रूपक के भेद हैं। और ये ऐसा नहीं कि बस रूपककार ने कहा है, साहित्य दर्पणकार भी इन्हीं 10 रूपों की बात करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि पिछले व्याख्यान में भी इसकी चर्चा आई थी, कि इनके भेदक तत्व क्या हैं। इन रूपकों की कौन से रूपक, जो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन आदि 10 रूपक जो है, उनके भेदक तत्व क्या है, मतलब उनके अंदर भिन्नता लाने वाले क्या है। तो वस्तु, नेता और रस। तो अर्थात कथा वस्तु, नायक तथा रस, ये तीनों इन रूपकों को परस्पर भिन्न करते हैं। जैसे नाटक का नायक धीरोदात्त गुण से युक्त, तो प्रकरण का नायक धीर प्रशांत गुण से युक्त होगा। तो इस तरीके से कथा वस्तु, नेता अर्थात के नायक एवं रस, 10 रूपकों में इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इनकी कथा वस्तु की, नेता यानी कि नायक की और रस की, इनकी प्रकृति जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि अगर हम प्रहसन करते हैं तो प्रहसन में नायक अलग होगा और उसमें रस जो है वो हास्य रस होगा, व्यंग्य होगा, हास्य व्यंग्य मिश्रित होगा। तो इस तरीके से इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। तो अब हम चले सबसे पहले आते हैं जो वस्तु यानी कि इतिवृत्त, या जिसको कथा वस्तु कहते हैं। तो नाटक के संदर्भ में देखते हैं जो पहला भेद है। और यदि भी हम देखेंगे कि कालांतर में फिर आगे चलकर यह जो नाट्य है यह नाटक का रूप ले लिया। हम नाटक ही सामान्य रूप में प्रयोग करने लगे, चाहे वो मृक्ष कटिकम हो उसको भी हम नाटक कहते हैं, यद्यपि वो प्रकरण है। लेकिन तो यहाँ हम नाटक के संदर्भ में देखते हैं कि नाटक में इतिवृत्त के बारे में क्या कहा गया है। तो नाटक की कथा वस्तु क्या है, प्रख्यात या ऐतिहासिक होती है, इस शास्त्र में कहा गया। और क्या कहा गया, इसमें कम से कम 5 अंक और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। कहा गया कि पंचांक में तदवरम दशांकम नाटकम परम। रूपककार ने कहा है कि 5 अंक कम से कम हो और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। और भी क्या क्या होना चाहिए, तो नाटक में पंच संधियां होंगी, पंच अर्थ प्रकृतियां होंगी, पंच कार्यावस्थाएं होंगी, तथा वृत्ति जो 4 है, वृत्ति के वृत्ति चतुर्धा कहा गया, चतुर्धा की 4 प्रकार की वृत्तियां होनी चाहिए। तो जिस नाटक में इन सब के साथ यदि 10 अंकों वाला कोई नाटक है तो उसे सामान्य नाटक नहीं, यानी उसे महानाटक की श्रेणी में रखते हैं, उसे महानाटक कहेंगे। अब पंच अर्थ प्रकृतियां क्या है, तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति एवं कार्य, ये पंच अर्थ प्रकृतियां हैं जो नाटक में होती हैं। ये अर्थ प्रकृतियां हैं क्या, तो नाट्य के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले उपाय हैं। अर्थात नाट्य का प्रयोजन सिद्ध कौन करेगा, जो नायक है, नायिका है, आदि पात्र। तो जो इस नाटक की कथा वस्तु है उसके उस कथा वस्तु में जो प्रयोजन को सिद्ध करने वाले उपाय किए जाएंगे, प्रयत्न किए जाएंगे, वह ये 5 हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। कार्य अवस्थाएं क्या है, कि जो उसके द्वारा उपाय करने में कुछ व्यापार किए जाएंगे, कुछ व्यापार करना, व्यापार यानी कि कार्य। व्यापार का अर्थ यहाँ पर ये वणिक अर्थ में नहीं, यह व्यापार अर्थ हुआ कि जो कार्य है, कार्य व्यापार। तो फल प्राप्ति के लिए नायक आदि के द्वारा जो किए गए व्यापार को हम कार्यावस्थाएं कहते हैं। वह क्या क्या है, तो आरंभ है, यत्न है, प्राप्त्याशा है, नियताप्ति है एवं फलालम। इस सब में पाया जाता है। जब आप उत्तरामचरितम देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम देखें, तो उसमें अर्थ प्रकृतियां, कार्यावस्थाएं सभी होती हैं, क्योंकि नाटक जो नाटककार है वो इनके ही अनुशासन में रहकर नाटक की रचना करता है। और उसके बाद पंच संधियां हैं। ये पंच संधियां कौन कौन, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन या उपसंहति। जब कथा का प्रारंभ होता है तो उसमें अब आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से तीनों साथ साथ लगभग साथ साथ चलती है।
जैसे इसमें ये बताया गया कि अर्थ प्रकृति जो कि बीज बिंदु पताका प्रकृति कार्य है, तो बीज और जो कार्यावस्थाओं का जो पहला प्रारंभ है, बीज और प्रारंभ मिलकर मुख संधि बनते हैं। तो जैसे नाटक का जब एकदम प्रारंभ होता है, जैसे कि कैसे हम किसी क्षेत्र में, किसी खेत में पहले मिट्टी में बीज वपन करते हैं, उसके बाद ही उससे पौधा निकलता है, उसी तरह से नाट्य का बीज रूप जब प्रस्तुत होता है तो वहां पर कार्यावस्थाएं प्रारंभ हो जाती है कि जो वहां पर जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखेंगे कि ततः प्रविशति मृगानुसारी ससचार चापहस्तः राजा दुष्य, तो वहां पर दुष्यंत उपस्थित हो रहा, उसके बाद आगे कथा कैसे कैसे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बीज प्रारंभ अपना कार्य करना शुरू कर देती है और वही दोनों का मिला हुआ मुख संधि होता है, दोनों की का मिला रूप यह मुख संधि हुआ। उसी प्रकार से बिंदु और प्रयत्न, बिंदु और प्रयत्न जब मिलकर प्रतिमुख संधि बनाते हैं, तो इस तरह से बिंदु में क्या होता है और प्रयत्न में कि नायक के द्वारा प्रयत्न किया जाता है, व्यापार है ये, मतलब कार्य कार्य नायक के द्वारा किया जाता है। और बिंदु यानी कि जैसे कि इसका धीरे धीरे प्रसार, जैसे कि तेल को यदि पानी और तेल का मिश्रण होगा तो जिस तरीके से तेल की बिंदु का विस्तार होता है, उसी प्रकार से नाटक का विस्तार होता है और तब वह प्रतिमुख संधि। फिर पताका और प्राप्ति आशा, पताका प्राप्ति आशा में भी यही है, धीरे धीरे कथा का थोड़ा और विस्तार। उसमें क्या हुआ प्राप्ति आशा में कि जो फल की प्राप्ति है, अब देखिए यहाँ गर्भ संधि होती है, मतलब उसमें ये रहता है कि जो फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ये अभी गर्भ में चला जाता है, मतलब वो समझ में नहीं आता कि फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, उसका क्या अंत होगा नहीं समझ में आता। फिर धीरे धीरे जब आगे और कथा बढ़ती है तो प्रकृति और नियता की तब वह अवमर्श संधि होता है, मतलब इसमें धीरे धीरे लगने लगता है कि हाँ कथा अब जो है वह फल प्राप्ति की ओर अग्रसर है, वहां वो अवमर्श संधि हुई। और कार्य और फलागम ये अंतिम अवस्था होती है जिसमें कि वह फल की प्राप्ति हो जाती है, कार्य नायक के द्वारा वह जो अर्थ प्रकृति और अवस्थाएं हैं यह मिलकर निर्वहन संधि यानी कि अंतिम यह फल को प्राप्त कर लेता है, अंतिम अवस्था होती है और उसी के बाद फिर भरत वाक्य कहलाया जाता है। तो यह इतिवृत्त में ये तीनों इस प्रकार से काम करते हैं। अब नायक, ये तो कथा वस्तु की बात हुई, नायक कैसा होता है तो दशरूपक में नाटक के नायक के संदर्भ में कहा गया है कि प्रख्यात वंशो राजऋषि दिव्यो वा यत्र नायक, कहा कि वह जो नायक है वह प्रख्यात वंश का राजर्षि होगा, जैसे कोई राजा होगा, या दिव्य कोई होगा, देवता आदि कोई भी पात्र हो सकते हैं, वह नायक होगा। ये हमारे सामने कई उदाहरण पड़े हुए हैं, रामचरितम को देख ले, राम नायक हैं और दुष्यंत जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक है, उसी प्रकार से विक्रमोर्वशीयम में जो राजा पुरूरवा है वो नायक है। तो ऐसे ऐसे कई दृष्टांत हमारे सामने हैं। और यह इसमें जो नायक है तो कथावस्तु कैसी होनी चाहिए, तो नायक के चरित्र एवं रस परिपाक के अनुकूल कल्पित होनी चाहिए। वह उसकी कल्पना कैसी होनी चाहिए, कवि की कल्पना कैसी हो तो नायक के चरित्र के आसपास और वह रस को पुष्ट करने वाली हो, कि जो प्रेक्षक है या पाठक है जब वो नाटक पढ़ता है या देखता है तो उसे रस उपचित होना चाहिए, रस परिपुष्ट होना चाहिए उसके लिए। तो यह दशरूपकार ने कहा, लेकिन सारदा तनय और आचार्य विश्वनाथ ने भी दशरूपकार का ही समर्थन किया है। इसमें फिर हम रस की दृष्टि देखते हैं, वस्तु नेता हो गया, वस्तु मतलब कथा वस्तु और नेता मतलब नायक, और अब रस, रस जो भेदक तत्व रस है इसके बारे में क्या कहा, नाटक में रस के संदर्भ में क्या कहा गया है, तो तृतीय प्रकाश में 35वें इस कारिका में कहा है कि एको रसोंगी कर्तव्यो वीर श्रृंगार वा, अर्थात नाटक में वीर अथवा श्रृंगार रस को अंगी रस या प्रधान रस के रूप में रखा जाना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि नाटक में या तो वीर रस प्रधान होगा या श्रृंगार रस प्रधान होगा, ऐसा नहीं है कि यही दोनों में से, इन्हीं दोनों में से कोई एक रस होंगे, अन्य रस भी होंगे लेकिन वो घटना के अनुसार होंगे, वह उन्हें अंग रस कहा जाएगा, वो प्रधान रस न होकर वो
साथ साथ चलने वाले वो घटना के अनुसार रस होंगे। और एक बात और क्या कही गई कि नाटक की अंतिम संधि जो है, नाटक में जो अंतिम अंक होगा, तो अंतिम संधि निर्वहन संधि में किस रस का प्रयोग होना चाहिए? तो अद्भुत रस का प्रयोग कहा गया है। क्यों? जिससे नाटक में रोचकता का सृजन होता है। कहा गया कि अंगमन्ये रसाः सर्वे कुर्यान्न निर्वहने अद्भुतम। अर्थात कि क्या किया जाना चाहिए सबके द्वारा, सभी जो नाटककार हैं, अंतिम अंक में, नाटक के अंतिम अंक में जहाँ की जब निर्वहन संधि होती है जिसको उपसंहति कहते हैं, तो उसमें अद्भुत रस की योजना होना चाहिए। तो जब जैसे जिसको हम आज के दृष्टिकोण में, आज के शब्द में कहें कि क्लाइमेक्स की बात, तो उसमें उस क्लाइमेक्स की बात जब हम करते हैं जो अद्भुत रस है, तभी जो दर्शक जो है उसका आनंद उठा पाता है। तो अब एक और बात इसमें साहित्य दर्पण में कही गई कि नाटक की जो कथा वस्तु की रचना है वो कैसी होनी चाहिए? तो गोपुच्छाग्रवत होनी चाहिए। गोपुच्छाग्रवत क्या है? कहा कि गोपुच्छाग्र समाग्रम तो बंधनम तस्य कीर्तितम। अर्थात गो गौ की पूंछ का जो अगला भाग है, अभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो जिस तरीके से उसकी पूंछ का विस्तार होता है, अभी ध्यान नहीं दिया हो तो अभी कभी भी गाय सामने आए तो जरा उसके पूंछ पे ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी अच्छी बात कही कि नाटक का विस्तार गो के पुच्छ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। कि जैसे शुरू से लेकर, इसलिए बीज बिंदु पता का और मुख संधि आदि की बात कही गई कि शुरू से थोड़े रूप में जैसे शुरू चली कथा, फिर विस्तार और फिर अंत। तो यह गोपुच्छाग्र के समान ही होती है। और फिर उसके बाद नाटक के नामकरण के संदर्भ में रसोपकार मौन दिखाई देते हैं, किंतु साहित्य दर्पणकार ने क्या कहा है इस संदर्भ में कि नाम कार्यम नाटकस्य गर्भितार्थ प्रकाशनम। अर्थात नाटक का नामकरण ऐसा हो कि उसके अंतर्गत निहित अभिप्राय का प्रकाशन हो जाए, यानी कि नाम ऐसा रखा जाए कि उसमें जितने जो अर्थ है पूरे नाटक की कथा उस शीर्षक में आ जाए। जैसे कि हम देख लेते हैं उत्तर रामचरितम। तो उत्तर रामचरितम में क्या है? कहा कि राम का उत्तर चरित्र, अर्थात वह राम के चरित्र से संबंधित ही कथानक उसमें है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ क्या है कि अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला इति अभिज्ञान शाकुंतला। और उससे ही तम अधिकृतम नाट्य काव्यम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो क्या हुआ कि जिसके द्वारा शकुंतला जानी गई, वह क्या है? अंगुलियत यानी अंगूठी। तो उसी के विपरीत तो है कहानी कि जब पंचम अंक में उस अंगुलियत को देखने के बाद ही दुष्यंत को यह स्मरण हो आता है कि पंचम अंक नहीं, आगे पंचम अंक में तो वह पहचानने से इनकार करता है क्योंकि अंगूठी नहीं थी, और उसके बाद तो इसलिए उसका नाम रखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से विक्रमोर्वशीयम है, मालविकाग्निमित्रम है, यह सारी चीजें यह उसके नामकरण के ही पर, वेणी संहार है, जितने नाटक भरे पड़े हैं इसी पर आधारित ऐसे है। तो अब ये तो बातें हुई वस्तु नेता रस की। अब हम संस्कृत नाटक, जो प्राचीन संस्कृत नाटक है, उनकी विशेषता के ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ बिंदुओं को यहाँ मैं रख रही हूँ। जो नाटक की विशेषता है हमारी, यह पाश्चात्य नाटकों में नहीं दिखाई देती, ये हमारे प्राचीन संस्कृत नाटकों की ही विशेषता रही है। क्या है? इसमें सबसे संस्कृत नाटकों में प्रायः नांदी, प्रस्तावना तथा भरत वाक्य का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इसके बिना नाटक, कोई भी नाटक हमारा दिखाई नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात, प्रायः सभी नाटक जो है वो अंकों में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक अंक की समाप्ति पर सभी पात्र रंगमंच छोड़कर चले जाते हैं। मतलब फिर तृतीय अंक, जब प्रथम अंक समाप्त हुआ, पात्र चले गए, फिर द्वितीय अंक में दूसरा दृश्य, दूसरे पात्र। तो इस तरीके से। फिर तीसरी बात क्या है कि नाटकों में, हमारे संस्कृत नाटकों में संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का मिश्रण हमें मिलता है। अब ये संस्कृत और प्राकृत बोलने वाले कौन कौन है? तो उच्च कुल में जो उत्पन्न राजा है, पंडित या अन्य विद्वान संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं स्त्री पात्र तथा निम्न श्रेणी के पात्र या विदूषक प्राकृत भाषा का प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं।
अब यह प्रश्न उठता है कि भाई स्त्रियां नहीं बोलती थी संस्कृत, तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बताने वाला यह दृश्य है, ये नाटक जो है। इसमें ये प्राकृत बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं वो, तो इसलिए वो संस्कृत नहीं बोलते। और उस समय जो था उच्च कुल में उत्पन्न जो राजा, पंडित आदि विद्वान होते थे, वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यह नाटकों में भी दिखाई देता है। एक चीज और विशेषता क्या है कि इन नाटकों में विदूषक राजा का मित्र या सखा होता है, उसका दास नहीं होता, वह उसका सखा मित्र होता है। राजा को जो भी कोई अपनी अंतरंग बात कहनी होती है तो वह अपने मित्र विदूषक से कहता है। फिर आगे देखते हैं कि संस्कृत नाटकों में रंगमंच पर किसी का वध, विवाह, युद्ध आदि प्रत्यक्ष दिखाए नहीं जाते। तो अब यह बात बहुत ही अच्छी बात, जो कि आज की प्रेक्षा में हमें ये दिखाई नहीं देता। आज कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ बाउंडेशन नहीं है, लेकिन नाट्य शास्त्र में दृश्य और सूच्य की बात कही गई है कि क्या चीजें हमें रंगमंच पर दिखाई जानी चाहिए और क्या नहीं। अब जो चीज हम दिखा नहीं सकते तो वो सूच्य पर हो जाता है कि उसको सूच्य के आधार पर, जैसे किसी का वध नहीं दिखाना चाहिए, तो ये सब चीजें सूच्य मतलब सूचना के आधार पर दिखा दी जाती हैं, उसको वाचिक के द्वारा उसको बता दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें जो गद्य तथा गेय पद्य का सफल और सुंदर मिश्रण मिलता है। श्लोक भी है और गद्य भी मिलते हैं, तो यह बड़ा ही सुंदर मिश्रण हमारे नाटकों में मिलता है। उसके बाद की बात क्या है कि इनमें प्रेक्षकों को आकर्षित करने तथा रस परिपाक की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यह विशिष्टता है नाटक की। और भी देखते हैं कि हमारे जो नाटक हैं वो प्रायः सुखांत हैं, दुखांत नाटक नहीं के बराबर है। क्योंकि हम पिछले भी व्याख्यान में हमने कहा था कि हमारी पॉजिटिविटी जो सकारात्मकता है वो हमारे नाटक में उपलब्ध होती है। दुखांत नाटक का कोई स्थान नहीं है हमारे संस्कृत नाटकों में। इन नाटकों का प्रधान लक्ष्य जो होता है वह लोकानुरंजन रहा है। वो लोक का अनुरंजन, लोक का उससे लोक का केवल मनोरंजन ही न हो, उसका उद्धार भी हो। यह हमारे नाटकों का प्रधान लक्ष्य रहा है। और इन प्राचीन नाटकों में हमें ऐतिहासिक या मौलिक कथा के साथ साथ नाटककार के समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक दशा का भी ज्ञान हो जाता है कि उस समय कैसी अवस्था थी, सामाजिक अवस्था क्या थी, राजनीतिक अवस्था क्या थी और धार्मिक दशा किस प्रकार की, इसका ज्ञान होता है। और एक चीज और विशिष्ट बात कि इसमें मानव जीवन के साथ साथ प्राकृतिक जीवन का भी सफल चित्रण दृष्टिगत होता है। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि नाट्य क्या है, उसके जो तीनों जो भेद, जो नाट्य नृत्य और नृत्य में क्या भेद है, फिर नाट्य की उत्पत्ति के बारे में देखा और नाट्य के भेदक तत्व के बारे में और नाट्य की विशेषता के बारे में। धन्यवाद।